नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल में। स्टडी इंडिया चैनल में हम उत्तराखंड जी के जो पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल पटवारी है उसको करा रहे हैं और उसका ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए और बताइए कि आपके कितने नंबर बनते हैं 10 क्वेश्चन में से। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत क्या है। तो आपको प्रतिशत बताना है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा है पंचायती राज में, ठीक है। अभी भी विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो है पंचायती राज के लिए है, ठीक है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। तो जो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब आया था। वो आया था 2016 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 50% हो जाएगा। जो ये 50% जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया, आरक्षित सीटें की गई थी पंचायती राज में, ये की गई थी 2008 में, मार्च 2008 में, ठीक है, जब बीसी खंडूड़ी हमारे मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत, जो कि 2011 का सेंसस था, के अनुसार आरोही क्रम में क्या करना है आपको, व्यवस्थित करना है, ठीक है। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और इन आराम से क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि लिटरेसी रेट के बारे में मैं बता देता हूं कि उत्तराखंड का जो टोटल लिटरेसी रेट है वो 78.8% है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो 87.4 है, और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करूं तो 17.70 है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक तथ्य बताना चाहता हूँ कि जो महिलाओं और पुरुषों की जो साक्षरता दर है उत्तराखंड में, उसमें जो बहुत ही ज़्यादा गैप है, वो लगभग 17.4% का गैप है। और एक और चीज़ बताऊँ, लगभग 9 ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे फीमेल और मेल का जो साक्षरता दर है उसके बीच का जो गैप है वो 20% से ज़्यादा का गैप है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं मैं कि बागेश्वर जो ज़िला है, बागेश्वर में जो महिलाओं और पुरुष का जो साक्षरता दर है वो 23.4% है, जो कि सबसे ज़्यादा है। किसमें? उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्टों में से सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग। तो मेल और फीमेल लिटरेसी का जो गैप है अभी भी उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इसमें साक्षरता दर है, जबकि जो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो यूएस नगर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सारे एक एक करके लिस्ट बता देता हूँ कि कौन किस नंबर पे है। तो देखिए, जो सबसे पहले पे देहरादून आता है, उसके बाद आता है नैनीताल, नैनीताल के बाद आता है चमोली, चमोली के बाद आता है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद आता है पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के बाद आपका आएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद आता है अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा के बाद आएगा चंपावत, चंपावत के बाद आएगा बागेश्वर, बागेश्वर के बाद आएगा टिहरी, टिहरी के बाद आएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद आएगा, उत्तरकाशी के बाद आपका आएगा, यहाँ पे आएगा हरिद्वार, और उसके बाद आएगा यूएस नगर, ठीक है। आपके बाद उधम सिंह नगर आएगा। तो यहाँ पे 13 जिले आपके कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 के 13 जिलों को आपको इसी तरीके से याद रखना है। कभी भी आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो इस बेसिस पे अब अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा, देखिए, सबसे कम हरिद्वार में है, उसके बाद उत्तरकाशी में है, उसके बाद टिहरी गढ़वाल में है, उसके बाद बागेश्वर में। तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं सेंसस से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन है उत्तराखंड का, वो है देहरादून। और सबसे ज़्यादा महिला लिटरेसी रेट कहाँ है, वो भी देहरादून में है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सबसे कम महिला लिटरेसी रेट का है, वो है उत्तरकाशी में, वो है उत्तरकाशी में, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, वो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि 41। उसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट आता है जिसकी है 47, और उसके बाद आता है पिथौरागढ़। इस तरीके से ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, घनत्व, जन घनत्व किसका है, वो है हरिद्वार का। इस चीज़ को भी
आपको याद रखना है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि सेंसस से बनते रहते हैं, आपको मैंने यहाँ पे कुछ बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है? देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब है वो आपकी यूएस नगर में है, वो आपके कहाँ है? यूएस नगर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो वो रहती है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। सबसे कम जो एसटी पॉपुलेशन है वो कहाँ की है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो मेल लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है ऑल डिस्ट्रिक्ट में से। सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट कहाँ है? वो है आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा वो है देहरादून में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं उधम सिंह नगर इसका जो आंसर होगा। देहरादून के बारे में मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साथ साथ में फीमेल की लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा यही है। इसके अलावा चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था आपको पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व है कम से 47, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी में पिथौरागढ़ आता है, इसकी लगभग 67 या 68 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे जब यहाँ पे सेंसस की बात हो ही गई है तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके सेंसस के लिए, जो 2011 का सेंसस था उत्तराखंड के लिए। तो देखिए हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अगर मैं बताऊँ तो उत्तराखंड का जो जोग्राफिकल एरिया है वो 1.69% है टोटल एरिया ऑफ द इंडिया के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड का जो एरिया वाइज कौन सा नंबर पे आता है उत्तराखंड? ये आता है 18th नंबर पे, 18th नंबर पे इन स्टेट्स के उसमें से, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 19 भी दे सकता है आपको। 19 इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, इसलिए हमारे उत्तराखंड का जो नंबर था वो 19 था, ठीक है। बट अब जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट्स में नंबर आएगा वो 18th आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, जो पॉपुलेशन इंक्रीज भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, उत्तराखंड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 18.8% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। नेशनल एवरेज कितना है? 17.4% है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद देखिए। और जो याद रखने वाली बात है कि जो 19.7% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2001 में, और ये घट के हो गया है 18.8, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तराखंड में जो राज्यसभा है, देखिए राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो राज्यसभा है इसी को अपर हाउस भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अपर हाउस भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अपर हाउस के साथ साथ जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक परमानेंट हाउस है। ये एक कैसा हाउस है? परमानेंट हाउस है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है कि जो सॉरी, एक मिनट आप रुक जाइएगा, एक मिनट, एक मिनट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया था कि जो राज्यसभा का कितना कार्यकाल होगा, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितने टाइम तक रहेगा। तो ये जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होगा, ये बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये डिसाइड किया गया, और इसको डिसाइड किया गया कि ये 6 वर्ष तक होगा। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, मेंबर्स का कार्यकाल है, वो 6 वर्ष तक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 उम्र आपकी होनी चाहिए, तब जाके ही कोई राज्यसभा मेंबर बन सकता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो राज्यसभा के जो सबसे कम उम्र दराज जो
राज्यसभा सदस्य बने हैं उनका नाम है राघव चड्ढा, जो कि आपके एक मेंबर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उनकी उम्र महज 33 साल है। ये चीज़ आपको, ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो आपको राज्यसभा से याद रखने हैं। और राज्यसभा में जो भी मेंबर चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। वो कैसे? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 3 राज्यसभा सदस्य हैं। जबकि लोकसभा जो सदस्य हैं, लोकसभा से सदस्य हैं उत्तराखंड से, वो हैं 5, वो है 5। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें किस किस स्टेट के हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ से 31 लोकसभा सीटें हैं। कहाँ के लिए? लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी थी इस क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छेद भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? ठीक है, तो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में कौन सा फॉल्ट है, ये आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ना आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से बनता है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद आते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आते हैं मिडिल हिमालय, जिन्हें लेसर हिमालय भी कहते हैं। और फिर आते हैं शिवालिक, फिर आता है शिवालिक। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं शिवालिक, और उसके बाद ये हमारी गंगा के प्लेन है, और उसके बाद ये पठार है हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ट्रांस हिमालय है, तो देखिए ट्रांस हिमालय में कोई भी फॉल्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर ट्रांस हिमालय से आगे, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर जैसे ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, उसके बीच में जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट को बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोला जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय एक ही बात है। फिर उसके बाद लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय के बाद आता है क्या? शिवालिक्स, या हम बोलें ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको शिवालिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये थ्रस्ट बनता है, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और गंगा प्लेन्स के बीच में जो थ्रस्ट बनता है या जो फॉल्ट बनता है, इसको बोलते हैं हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बार बार इसको रिपीट, ये क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं उत्तराखंड के विभिन्न एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। पहली चीज़ मैंने बताई कि जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस रेंज है। उसके बाद ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कह रहे हैं हम, इसके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। उसके बाद मिडिल हिमालयस एंड लोअर हिमालय, या हम कहें कि शिवालिक्स के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और उसके बाद हिमालय फ्रंट फॉल्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि जो फॉल्ट होते हैं वो दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, और एक होता है रिवर्स फॉल्ट। और रिवर्स फॉल्ट को ही क्या कहा जाता है? थ्रस्ट कहा जाता है। रिवर्स फॉल्ट को ही क्या कहा जाता है? थ्रस्ट कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो ये रिवर्स फॉल्ट बनते हैं, ये ड्यू टू द कंप्रेशन होता है। ड्यू टू द कंप्रेशन मतलब जब चीज़ें कंप्रेस होती है तो रिवर्स फॉल्ट बनता है, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। अब ऐसे कैसे? देखिए, यहाँ से हिमालय प्लेट्स जा रही है, हिमालय प्लेट इस तरीके से जाती है, और ऊपर से है यूरोपियन प्लेट। जब यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में क्या होता है? कंप्रेशन होता है, तब जाके थ्रस्ट पैदा होता है, यानी कि फॉल्ट पैदा होता है। और इसको, जो ये रिवर्स फॉल्ट होता है, ये फॉल्ट होता है, यानी कि इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, और इसी रिवर्स फॉल्ट को थ्रस्ट कहते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से इसी बीच में क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन है? ठीक है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन है? तो इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया है।
अच्छा, मैंने पहले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताया, तो अब तो आंसर आप बता ही सकते हो, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है? तो देखिए, देहरादून में स्थापित सबसे पुराना, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1761 में इस्टेब्लिश किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए, सर्वे ऑफ इंडिया से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया से आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1767 में। उस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। उस टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। और इसके फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द कोलकाता, उस टाइम पे उनको बोला जाता, जो इसके हेड थे, यानी कि जो ये सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे, उनको बोला जाता था सर्वेयर ऑफ द बंगाल। तो सर्वेयर ऑफ द बंगाल थे उस टाइम पे जेम्स रेनले। उस टाइम पे थे जेम्स रेनले। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बट क्या होता है कि 1810 में मैकेंजी को क्या बनाया जाता है, मद्रास का सर्वेयर बनाया जाता है। मद्रास का सर्वेयर बनाया जाता है। और फिर 1815 में जो ये मद्रास सर्वेयर वाली जो पोस्ट है, इसको रद्द कर दिया जाता है और इसी को बनाया जाता है सर्वेयर ऑफ द इंडिया। सर्वेयर ऑफ द इंडिया। और इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द इंडिया कौन थे, तो वो थे मैकेंजी। तो फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द इंडिया कौन थे, वो थे मैकेंजी। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, 1767 में तो इसको इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता, बट देहरादून इसको कब लाया गया? देहरादून इसको लाया गया 1942 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में कब लाया गया? ये लाया गया 1942 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में ही है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। इसका नाम बदल के, मतलब नाम बदल के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में ही किया गया था। और इसी को 1906 को ही इसका इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। वैसे इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1864 में हुई थी, बट उस टाइम इसका नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल था। ठीक है, उस टाइम पे इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल था, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इसके नाम चेंज होते रहे और लास्ट में इसका जो नाम चेंज होके क्या रखा गया, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंडिया रखा गया 1906 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और साथ साथ में इंडियन रिमोट सेंसिंग भी कहीं कहाँ है, ये भी देहरादून में है। तो इनसे आपको ये याद रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो CBR है ना, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या ये रुड़की में है, हाई कोर्ट नैनीताल में है, ये फूलों की घाटी चमोली में, भैरव घाटी का है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे आपके लिए। ये सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है। ठीक है, रुड़की में IIT भी है। ठीक है, जिसको कब इस्टेब्लिश किया था गया था 1849 में डलहौजी के द्वारा। ठीक है, बाद में इसका नाम IIT रखा गया था। हाई कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट नैनीताल में ही है। ठीक है, हाई कोर्ट नैनीताल में ही है। और इसको इस्टेब्लिश जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट को मतलब जो हाई कोर्ट को किसने बनाया था, मतलब आर्किटेक्ट कौन थे, तो सेंटिनो मैकडोनल्ड। ठीक है, सेंटिनो मैकडोनल्ड इसके क्या थे, एक प्रकार के आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इस चीज़ से आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे उच्च न्यायालय के जो प्रथम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो थे देसाई जी। वो थे कौन? देसाई जी। ठीक है, इसके अलावा फूलों की घाटी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अंदर से पुष्पावती रिवर निकलती है। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये याद रखना है। इसके अलावा जो भैरव घाटी, इसका आंसर होगा भैरव घाटी, पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, बल्कि कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उत्तरकाशी में सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे कम घनत्व भी किसका है? उत्तरकाशी का है, 41। इसीलिए यहाँ इसका एरिया बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ सिर्फ 3 विधानसभा सीटें हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो भारत उत्तराखंड में उप कार्यालय
ये जो उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। मतलब सब रीजनल ऑफिस जो रिजर्व बैंक का है वो उत्तराखंड में कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो अगर आप देहरादून में रहते होंगे तो देहरादून में आपने देखा होगा जो ये है आरबीआई का जो सब रीजनल ऑफिस है वो है, ठीक है। और कहाँ पे है? राजपुर रोड पे है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 2006 में, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था जून 2006 में। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? तो कुनिंद नरेशों से आपको पता होगा, कुनिंद नरेशों में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा थे उनको कहा जाता था अमोघ बोधि, ठीक है, अमोघ बोधि। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा धर्मबोधि और अमोघ बोधि, ठीक है। अशोकचल और कराचल ये नेपाल से थे। अशोकचल ने 1191 में कुमाऊं पे क्या किया था? आक्रमण, कुमाऊं और अल्मोड़ा पे आक्रमण किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है निम्न में से सुमेलित युग्म चुने। सुमेलित युग्म चुने यानी कि करेक्ट मैच चुनिए, करेक्ट मैच चुनिए। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो सोमेश्वर मंदिर होगा। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपाल पंवार राजवंश का है क्या? या हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश का है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश का है? या तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राजा का है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तालेश्वर जो ताम्रपत्र है वो पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात्र किसका है, हाटगांव ताम्रपात्र किसका है, पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किसका है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपके पास लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कुछ आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क भी हो जाएगा और आप इसके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा छानबीन करोगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर